हाँ, कल्पना कीजिए कि दो अलग अलग तरह के लोग एक बैंक में घुसते हैं। पहला इंसान हथियार लेकर आता है, तिजोरी तोड़ता है, सारा कैश बैग में भरता है और रातों रात गायब हो जाता है। मतलब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना है। बिल्कुल, एक क्लासिक लुटेरा। हाँ, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो बैंक में आता है, कोई लूटपाट नहीं करता बल्कि सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में जाता है, उसे कुर्सी से हटाकर खुद बैठ जाता है और फिर पूरे बैंक का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है, क्योंकि ये दूसरा व्यक्ति केवल पैसा नहीं बल्कि सत्ता और एक परमानेंट कंट्रोल चाहता है। एग्जैक्टली, वो उस बैंक को अपना बनाना चाहता है। और आज के इस डीप डाइव का जो हमारा मिशन है ना, वो इसी अंतर को डिकोड करना है। बिल्कुल। आज हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों और सैन्य विश्लेषणों का एक पूरा कलेक्शन है और इन स्रोतों के आधार पर हम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के जीवन और उसके रणनीतिक प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। गौरी, जिसका जन्म लगभग 1149 ईस्वी के आसपास हुआ था। हाँ, और अक्सर भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को लोग एक ही तराजू में तौल देते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों बस आक्रमणकारी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही कहा। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि गजनवी वो पहला व्यक्ति था जो बैंक लूटकर भाग गया, जबकि गौरी वो दूसरा इंसान था। आज की चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गौरी ने क्या किया, बल्कि उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या था वो समझेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास पढ़ते समय लोग अक्सर तारीखों और युद्ध के नतीजों में ही उलझकर रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक रणनीतिकार के नजरिए से देखें तो असली कहानी ये होती है कि कोई इंसान अपनी हार के बाद क्या करता है। गौरी की कहानी में उसकी जीतों से ज्यादा उसकी विफलताओं का महत्व है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं, उसके बैकग्राउंड से। स्रोत बताते हैं कि गौरी अफगानिस्तान के गुर क्षेत्र से था और ये कोई उपजाऊ या हरा भरा इलाका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। गौर एक बेहद कठोर, सूखा और पहाड़ी इलाका है। और मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब जब कोई इंसान ऐसी सूखी और कठिन परिस्थितियों में पलता है तो उसका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल यानी किसी तरह जिंदा रहने पर अटका रहता है। तो गौरी ने अपने संघर्ष को इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा में कैसे बदल दिया? देखिए, कठोर भूगोल हमेशा एक कठोर मानसिकता को जन्म देता है। गौर की पहाड़ियों में संसाधनों की इतनी कमी थी कि अगर किसी को वहां टिके रहना है तो उसे लगातार अपना विस्तार करना ही होगा, कोई और विकल्प था ही नहीं। अच्छा, मतलब रुकने का मतलब था खत्म हो जाना। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, उसने ये सफर अकेले नहीं शुरू किया। दस्तावेजों में उसके बड़े भाई ग्यासुद्दीन का जिक्र बार बार आता है। मैंने भी पढ़ा था, दोनों भाइयों की साझेदारी काफी मजबूत थी। हाँ, उन्होंने सत्ता का बहुत ही प्रैक्टिकल बंटवारा किया था। ग्यासुद्दीन ने पश्चिमी हिस्से यानी खुरासान की तरफ अपना फोकस रखा और गौरी को पूर्वी हिस्से मतलब भारत की तरफ विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर सिर्फ विस्तार ही करना था तो सीधे भारत की तरफ ही क्यों? मतलब भारत के राजपूत राजा तो अपनी वीरता के लिए पूरे मध्य एशिया में मशहूर थे। इतनी बड़ी और शक्तिशाली सैन्य शक्ति से सीधे टकराने का रिस्क क्यों लेना? वो पश्चिम के अन्य छोटे राज्यों की ओर भी तो जा सकता था। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर गौरी की राजनीति समझ का पता चलता है। भारत की अपार संपत्ति तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आकर्षण थी ही। वो तो सबको पता ही था। हाँ, लेकिन असली निमंत्रण वहाँ की राजनीतिक स्थिति दे रही थी। उस समय भारत कोई एक अखंड देश नहीं था, ये ढेरों छोटे बड़े राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। मतलब कोई यूनिटी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। राजपूत राजा व्यक्तिगत रूप से और अपनी सेनाओं के मामले में बहुत ताकतवर थे, लेकिन वे लगातार एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। तो अगर मैं इसे आज के किसी बिजनेस के नजरिए से देखूं, जैसे कोई स्टार्टअप सीधे किसी बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट में नहीं उतरता, बल्कि पहले एक ऐसे मार्केट को चुनता है जो बिखरा हुआ हो। सही उपमा है। यानी बाहर से देखने पर भारत भले ही एक मजबूत किला लग रहा हो, लेकिन अंदर से उसकी दीवारें आपस की लड़ाई में पहले ही दरक चुकी थी। एग्जैक्टली, यही स्थिति थी। एक चतुर रणनीतिकार के लिए एक बड़ी लेकिन खंडित शक्ति को हराना हमेशा आसान होता है। गौरी ने यह भाप लिया था कि अगर वो एक एक करके इन राज्यों पर हमला करेगा तो बाकी के राज्य एकजुट होकर उसे रोकने नहीं आएंगे। ये तो थ्योरी हो गई, लेकिन जब हम उसके आक्रमण के रियल टाइमलाइन को देखते हैं
तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी महत्वाकांक्षी कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन ठीक किए बिना ही एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो। आप 1178 के हमले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि 1175 में उसने मुल्तान पर हमला किया और आसानी से जीत भी गया। लेकिन ठीक 3 साल बाद 1178 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी एंगल से एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल लगती है। बिल्कुल। उसने सीधे गुजरात के अनहिलवाड़ा पर हमला कर दिया, मतलब रेगिस्तान पार करके। वो 1178 का आक्रमण जिसे कहा सरहदा का युद्ध भी कहा जाता है, गोरी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। मुझे लगता है मुल्तान की जीत ने उसे ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया था। अति आत्मविश्वास। हाँ, उसने सोचा कि वो थार के रेगिस्तान को पार करके सीधे गुजरात के समृद्ध सोलंकी राज्य पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उसने वहां के भूगोल और अपने दुश्मन दोनों को बहुत कम आंका। और स्रोतों में एक बहुत ही प्रभावशाली विवरण है कि उस समय सोलंकी सेना का नेतृत्व कोई राजा नहीं बल्कि एक महिला कर रही थी, रानी नाइकी देवी। और उनका नेतृत्व वाकई असाधारण था। देखिए, गोरी की सेना रेगिस्तान पार करके बुरी तरह थक चुकी थी और रानी नाइकी देवी ने उन्हें आबू पर्वत की तलहटी में एक बहुत ही संकरे इलाके में घेर लिया। गोरी की घुड़सवार सेना, जो खुले मैदानों में लड़ने की एक्सपर्ट थी, वहां पूरी तरह फंस गई। मतलब प्यास, थकान और एक अनजान जगह। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि गोरी को एक बहुत ही भयानक और अपमानजनक हार झेलनी पड़ी। और यहीं से ये कहानी मेरी नजर में सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि आमतौर पर जब कोई आक्रमणकारी इतनी बुरी तरह हारता है, मतलब उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़े, तो वो शायद कभी वापस नहीं लौटता। सही कहा। लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अपनी पूरी लॉजिस्टिक्स को फिर से सेट किया। और यही बात उसे बाकी लोगों से अलग करती है, अपनी हार का विश्लेषण करने की क्षमता। 1178 की उस हार ने उसे एक बहुत ही कड़ा सबक सिखा दिया था कि अफगानिस्तान से चलकर सीधे भारत के दिल पर हमला करना बेवकूफी है। उसे एक लॉन्च पैड की जरूरत थी। बिल्कुल, एक सुरक्षित बेस की। और वो नया बेस बना लाहौर। हाँ, 1186 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। और इस कदम ने पूरा गेम बदल दिया। अब उसके पास पंजाब के रास्ते उत्तर भारत में घुसने का एक सीधा और सुरक्षित रास्ता था। उसे हर बार अफगानिस्तान से मीलों का सफर नहीं तय करना पड़ता था। मतलब अब उसका राशन, उसके हथियार और सैनिक भारत की सीमा के अंदर ही सुरक्षित थे। हाँ, और इसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व भी था। लाहौर पर कब्जा करते ही गजनवी वंश का जो भी बचा खुचा नाम था, वो हमेशा के लिए मिट गया। अब गोरी उत्तर पश्चिम का इकलौता बॉस था। और अब उसके और दिल्ली के बीच कोई रेगिस्तान या पहाड़ नहीं बचा था, सिर्फ मैदान थे। लेकिन उन मैदानों में कोई मामूली राजा नहीं खड़ा था। सामने थे पृथ्वीराज चौहान। और यहीं से भारतीय इतिहास के सबसे मशहूर युद्धों की शुरुआत होती है, तराइन के युद्ध। 1191 में जब तराइन के मैदान में ये दोनों सेनाएं पहली बार टकराईं, तो स्रोतों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे युद्ध के दो बिल्कुल अलग दर्शन आपस में टकरा रहे हों। बिल्कुल, तराइन का पहला युद्ध पारंपरिक भारतीय युद्ध शैली का एक क्लासिक उदाहरण था। पृथ्वीराज चौहान की सेना में भारी पैदल सेना और हाथियों का एक बहुत विशाल दल था। और गोरी ने एक बार फिर राजपूतों की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। हाँ, राजपूत सेना के उस भारी हमले के सामने गोरी के सैनिक टिक ही नहीं पाए। मैंने पढ़ा है कि पहले युद्ध में गोरी खुद पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राज से आमने सामने की लड़ाई में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। एक भाला सीधे उसके चेहरे पर लगा था। अगर उसका एक वफादार सैनिक उससे घोड़े पर लादकर मैदान से बाहर नहीं ले जाता, तो शायद गोरी की कहानी वहीं खत्म हो जाती। ये हार गोरी के लिए सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत आघात थी। लेकिन यहाँ 1191 से 1192 के बीच का जो एक साल है ना, वो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे? गोरी ने अफगानिस्तान लौटकर अपनी सेना को कड़ी सजा तो दी ही, लेकिन उसने राजपूतों की युद्ध शैली का बहुत ही डीप एनालिसिस किया। उसने समझ लिया कि इन भारी हथियारों और हाथियों से लैस सेना को आमने सामने की सीधी टक्कर में हराना नामुमकिन है। तो उसने खेल के नियम ही बदल दिए। एग्जैक्टली। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये ऐसा था जैसे एक तरफ कोई शतरंज यानी चेस खेल रहा हो, जहाँ हर मोहरे की चाल तय है, नियम फिक्स है, और दूसरा पक्ष अचानक कोई ऐसा खेल शुरू कर दे जिसमें कोई नियम ही न हो। राजपूत सैनिक युद्ध के नियमों और सम्मान से बंधे थे, जैसे सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक देना। लेकिन गौरी 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में एक बिल्कुल नई तरह की चपलता या एजिलिटी लेकर आया।
तराइन का दूसरा युद्ध मिलिट्री इनोवेशन का एक मास्टरपीस है। इस बार गौरी ने अपनी सेना को 5 अलग-अलग टुकड़ियों में बांट दिया। अच्छा, उसने हल्के और तेज घुड़सवारों की, जिन्हें हम माउंटेड आर्चर्स कहते हैं, 4 टुकड़ियां बनाई। हर एक में 10,000 सैनिक, और उनकी रणनीति बहुत साफ थी, सीधी लड़ाई नहीं करनी है। तो फिर क्या करना था? वे राजपूत सेना के करीब आते, तीरों की बौछार करते, और जैसे ही राजपूत सैनिक पलटवार करने के लिए आगे बढ़ते, वे तेजी से पीछे हट जाते। अरे हाँ, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसे फेंड रिट्रीट कहते हैं, यानी झूठा पीछे हटना। बिल्कुल। ये रणनीति दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देती है। मतलब जरा सोचिए, भारी भरकम कवच पहने राजपूत सैनिक और उनके हाथी उन तेज अफगान घुड़सवारों का पीछा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही थका देने वाला काम है। हाँ, दौड़ते दौड़ते वे थक जाते हैं, हाथियों का कंट्रोल बिगड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, उनका जो मजबूत सैन्य फॉर्मेशन था वो पूरी तरह से टूट जाता है। और गोरी का मुख्य लक्ष्य यही था, फॉर्मेशन तोड़ना, क्योंकि राजपूत सेना की असली ताकत उनकी एकजुटता थी। जैसे ही उन्होंने भागते हुए घुड़सवारों का पीछा करने के लिए अपनी लाइनें तोड़ी, गोरी की जो 5वीं रिजर्व टुकड़ी थी, जिसे उसने छिपा कर रखा था, उसने अचानक हमला कर दिया। हाँ, एकदम फ्रेश सेना ने अचानक उन पर धावा बोल दिया। इस सरप्राइज अटैक ने राजपूतों को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये दूसरा युद्ध वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद दिल्ली और अजमेर जैसे अहम राजनीतिक केंद्र गोरी के हाथ में आ गए। इस युद्ध ने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी कि युद्ध के मैदान में सिर्फ व्यक्तिगत बहादुरी और भारी संख्या काफी नहीं होती। स्पीड, लचीलापन और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना कहीं ज्यादा जरूरी है। 100% सही। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है दिमाग में। गोरी ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, उसने वो बैंक हथियाया जिसके बारे में हमने शो की शुरुआत में बात की थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुद दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठा, वो वापस अफगानिस्तान लौट गया। मतलब किसी भी आम इंसान को ये पागलपन लगेगा कि इतना बड़ा साम्राज्य जीतकर किसी और के भरोसे छोड़ दिया जाए। उसने कमान अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। हाँ, और ये तो बगावत को खुला निमंत्रण देने जैसा था ना। बाहर से देखने पर यह ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस समय के ममलूक सिस्टम को समझना होगा। ममलूक यानी सैन्य गुलाम? हाँ, देखिए, जब हम आज गुलाम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बेड़ियों में बंधे हुए मजदूरों की छवि आती है। बिल्कुल। लेकिन मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में ममलूक एक बहुत ही एलीट वर्ग था। अच्छा, तो ये ममलूक आम सैनिकों से अलग कैसे थे, और गौरी ने अपने किसी भाई या रिश्तेदार को सत्ता क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि रिश्तेदारों में हमेशा सत्ता हथियाने का लालच होता है, वे स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसके उलट ममलूकों को अक्सर बचपन में ही उनके परिवारों से दूर खरीद लिया जाता था। उन्हें बहुत हाई लेवल की मिलिट्री और प्रशासनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका कोई अपना परिवार, कोई कबीला या कोई लोकल सपोर्ट बेस नहीं होता था। ओह, मतलब उनकी पूरी पहचान और उनका पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ उनके सुल्तान पर टिका होता था। एग्जैक्टली। गौरी खुद अक्सर कहता था कि बाकी सुल्तानों के पास 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास हजारों बेटे हैं और वो मेरे ममलूक हैं। ये तो बहुत ही गहरी रणनीति थी। हाँ, जरा सोचिए, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के खिलाफ बगावत कर भी देता तो भारत के स्थानीय लोग या तुर्क सरदार उसका साथ क्यों देते? सही बात है, ऐबक की अपनी कोई हैसियत थी ही नहीं। बिल्कुल, उसकी पूरी सत्ता गोरी के दिए गए अधिकार पर टिकी थी, और इसी अप्रत्यक्ष शासन या इनडायरेक्ट रूल के कारण गोरी अफगानिस्तान में बैठकर भी भारत पर इतना मजबूत कंट्रोल रख सका। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। उसने ये सुनिश्चित कर दिया कि जो लोग प्रशासन चला रहे हैं उनकी वफादारी सिस्टम के प्रति 100% हो। और यही वो बीज था जिससे दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले गोरी के नाम पर शासन किया और बाद में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अगर गोरी ये सिस्टम नहीं बनाता और गजनवी की तरह सिर्फ लूटपाट करके लौट जाता तो शायद तराइन की जीत का कोई लंबा राजनीतिक असर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये गोरी का प्रशासनिक ढांचा ही था जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखा। ये वाकई कमाल की बात है। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, इस कहानी का अंत भी बहुत ही अचानक और हिंसक तरीके से हुआ। 1006 ईस्वी में। हाँ, 1006 में भारत के कुछ अंदरूनी विद्रोहों को कुचलने के बाद गोरी वापस अफगानिस्तान लौट रहा था।
उसने पंजाब के दमयक नाम की जगह पर अपना कैंप लगाया हुआ था। वहीं पे रात के अंधेरे में खोखर जनजाति के कुछ लोगों ने, जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी थी, उसके शिविर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। एक बहुत ही अचानक और खौफनाक अंत। बिल्कुल। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वो पल होता है जब बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। जैसे सिकंदर के साथ हुआ था। हाँ, सिकंदर की अचानक मौत के बाद उसके जनरलों ने पूरा साम्राज्य आपस में बांट लिया और लड़ करके खत्म हो गए। लेकिन गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिल्कुल नहीं बिखरा। और यही गोरी की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत है। उसकी हत्या जरूर हो गई, लेकिन उसने जो सिस्टम तैयार किया था वो काम करता रहा। ऐबक ने सत्ता का ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ तरीके से किया। मतलब गोरी ने भारत में जो परमानेंट राजनीतिक बदलाव लाने का सपना देखा था, वो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहा। बिल्कुल। इस चर्चा में हमने गोरी के जीवन से जुड़े दस्तावेजों के हर पहलू को बहुत गहराई से देखा है। हाँ, हमने देखा कि कैसे उसके मुश्किल भूगोल ने उसकी मानसिकता बनाई, कैसे उसने गुजरात की उस भयानक हार से सबक लिया, तराइन में अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल दिया, और सबसे अहम बात, कैसे उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी चलता रहा। यही एक सच्चे रणनीतिकार की पहचान है। तो इस गहन विश्लेषण के अंत में इन सभी स्रोतों से एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय सवाल सामने आता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। वो क्या? जब हम सफल लीडरशिप या ऐसे साम्राज्यों की बात करते हैं जो सदियों तक टिके रहे, तो क्या असली ताकत किसी राजा की तलवार या उसके व्यक्तिगत खौफ में होती है, या फिर चाहे वो मध्यकालीन युग हो या आज की मॉडर्न दुनिया, सफलता का असली राज कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे वफादार लोगों की टीम और एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने में है जो आपके बिना रुके चल सके? ये सोचने वाली बात है। क्या गौरी की असल अमरता उसकी जीतों में नहीं, बल्कि सत्ता बांटने की उसकी कला में छिपी थी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।